सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन से बेसिकली मीनिंग क्या हमारा? जनरली वी फाइंड दैट द डाटा कलेक्टेड आर इन कॉम्प्लेक्स एंड अनअरेंज्ड फॉर्म. The analysis and interpretation of such data is very difficult. To make the data fit for use, it has to be reduced in a condensed form. For this, it is necessary that the collected data should be classified into classes and subclasses according to some characterization. This process is called as classification of data. इसके कहने का मतलब क्या है? जब कोई भी डाटा कलेक्ट होता है ना, वो अनअरेंज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है. उस अनअरेंज्ड फॉर्म से डाटा से एनालिसिस करना, कुछ भी रिजल्ट डिक्लेयर करना, वो पॉसिबल तो नहीं हो, मुश्किल हो जाता है काफ़ी. तो इसलिए उस डाटा को ईजीली यूज़ करने के लिए हम उसको क्या करते हैं? एक कंडेंस्ड फॉर्म में डालते हैं. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी कलेक्टेड डाटा है उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप डिवाइड कर दो क्लासेस और सब क्लासेस में. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस. अनऑर्गेनाइज्ड एंड शेपलेस डाटा कैन नाइदर बी इजीली कंपेयर्ड नॉर इंटरप्रेटेड. The technique of arranging the data in different homogeneous groups is called classification. ये different scholars हैं, इन्होंने different definitions दी हैं, ये आप लोग पढ़ लेना. नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन. मोटिव क्या होना चाहिए क्लासिफिकेशन का? सबसे पहला क्या है? टू मेक द डाटा सिंपल एंड ब्रीफ. उसको क्या करना है? एक सिंपल सी फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या करना है? रिड्यूस करना है, ताकि वो क्या हो? ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देन देयर मार्क्स कैन बी पुट इन द फॉलोइंग वे. अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स जो है लगाने हैं, तो उनको ईजी फॉर्म क्या है लगाने की? ये है. जैसे मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 150, यानी कि किस तरीके से किया कि 100 से लेके 110 के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किए? 40. 110 से लेके 120 तक कितनों ने स्कोर किए? 30. तो इस तरीके से, रादर देन अगर आप ऐसे करोगे 100 किसने लिया है, 101, 102, तो ये क्या बोलते हैं? इसको ग्रुपिंग कर दी हमने. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? टू ब्रिंग आउट पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. अब क्लासिफिकेशन करनी है आपको, तो क्लासिफिकेशन किसी न किसी बेसिस पे तो करोगे ना. जैसे इसने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल मैरिड एंड अनमैरिड, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, पास्ट एंड फेल्ड. ठीक है. टू फैसिलिएट कंपैरिजन. अब आपको अगर कंपैरिजन करना है, फॉर एग्जाम्पल द फिगर्स ऑफ वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लासेस आर गिवन. अब वेट का कंपैरिजन है 2 क्लासेस के बीच में, ए और बी में. तो आपने वेट मेंशन कर दिया कि 20 to 30 kg के बीच में क्लास ए के कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 हैं. क्लास बी के कितने हैं? 6 हैं. इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? कंपैरिजन हो जाएगा. और इजीली ये आप देख के बता सकते हो कि 50 to 60 kg के बीच में क्लास ए के कितने स्टूडेंट्स हैं? 18 है, और क्लास बी के कितने हैं? 15 है. नेक्स्ट क्या है आपके पास? साइंटिफिक एंड क्रिटिकल अरेंजमेंट. विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन डाटा कैन बी प्रेजेंटेड साइंटिफिकली. फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज एंड क्लास. ठीक है. टू रिवील द बेसिस ऑफ टेबुलेशन. क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स बेसिस फॉर टेबुलेशन. नो टेबुलेशन इज पॉसिबल विदाउट क्लासिफिकेशन. ये हमने क्लासिफिकेशन किस पे किया? टेबुलेशन, मतलब टेबल्स की फॉर्म में उसको किया ना डिवाइड हमने. तो इसलिए क्लासिफिकेशन क्या देती है? टेबुलेशन बनाने का तरीका देती है. ठीक है. नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल क्लासिफिकेशन. एक परफेक्ट क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है? सबसे पहले क्या है? होमोजेनिटी. होमोजेनिटी का मतलब क्या है? डाटा जो है एक जैसा ही होना चाहिए. जैसे द डाटा विच आर इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर क्लास शुड बी होमोजीनियस. हेट्रोजीनियस डाटा शुड नॉट बी टेकन इन दैट वेरी पर्टिकुलर क्लास. हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए. अगर आप एक ही क्लास पे काम कर रहे हैं तो डाटा होमोजीनियस होना चाहिए. नेक्स्ट क्या है? क्लैरिटी. क्लैरिटी का मतलब क्या है? जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए कि किसकी क्लासिफिकेशन है, सिंपल है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए उस पर. नेक्स्ट क्या है? डाइवर्सिफिकेशन. तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? एक आइडियल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? एक आइडियल क्लासिफिकेशन जो होती है वो बेसिकली किस पे होती है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन पे होती है. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? कि हर एक यूनिट जो है इंक्लूड किया जाए. अगर आप किसी क्लास का कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो हर एक चीज़ आप उसको इंक्लूड करो, ताकि बाद में दोबारा से क्वेरी ना करनी पड़े हमें.
स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी इज ऑल्सो एन एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल क्लासिफिकेशन। डाटा क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। अगर दोबारा उस चीज़ की वेरिफिकेशन हो रही है तो वो डाटा वेरी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। The classification should be flexible but not rigid one. By flexibility we mean that with the change in the circumstances the classification should also be changed. Flexible होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो आपने कर दिया वो स्टैम्प पेपर पे लिख दिया बस फुल एंड फाइनल हो गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. इन्वेस्टिगेशन. An ideal classification should be according to the purpose of investigation. तो जो भी क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो उसका जो भी पर्पस होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन ही होना चाहिए. अपने आप से कुछ भी नहीं करना, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से जो भी चाहिए उस हिसाब से आप क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे. नेक्स्ट क्या है आपके पास? बेसिस और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे पहले देखो क्या है? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. ज्योग्राफिकल का मतलब क्या होता है? एरिया वाइज, स्टेट वाइज क्लासिफिकेशन. इसमें क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टूडेंट्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द कॉलेज दे बिलोंग और व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस इन डिफरेंट स्टेट्स इज प्रेजेंटेड वी से दैट दीज आर अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. यानी कि वो क्या कह रहे हैं, अगर हमें स्टेट वाइज ये देखना है कि कितनी स्टेट वाइज वीट प्रोडक्शन हो रही है तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे करोगे? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन से आप करोगे ना. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको दिया है प्रोडक्शन ऑफ वीट इन इंडिया 2017. यूपी ने कितने करोड़ मिलियन टन्स की प्रोडक्शन? 16.2. पंजाब ने 12.2. मध्य प्रदेश ने 7. इस तरीके से. नेक्स्ट क्या है? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ये क्रोनोलॉजिकल से मतलब क्या है कि जब हम डाटा क्लासीफाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम देन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जैसे ये देखिए डिफरेंट टाइम पीरियड्स की बात करें तो ये आ गया ना, ईयर 1911 में पॉपुलेशन इन करोड़ इतनी थी, 1921 में इतनी थी. तो ये क्या हो रहा है? टाइम पीरियड चेंज हो रहा है. ठीक है. और ये जो डाटा क्लासिफिकेशन है इसको क्या बोलते हैं हम? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. आपको जो है हर टाइप की, हर नेम की डेफिनेशन आनी चाहिए और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल ज़रूर आना चाहिए. नेक्स्ट क्या है? कंडीशनल क्लासिफिकेशन. जब आप कोई क्लासिफिकेशन करते हैं उस पर कोई ना कोई अगर कंडीशन इम्पोज्ड है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंडीशनल क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल देखो क्या दिया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट फैकल्टीज इन द यूनिवर्सिटी मे बी प्रेजेंटेड एज. अब आपने कंडीशन लगा दी कि डिफरेंट फैकल्टीज़ होनी चाहिए, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट्स. तो बता दिया उसने कॉमर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं? इन थाउजेंड्स. 15.2. इकोनॉमिक्स में 12.1. तो कंडीशन हो गई ना, फैकल्टी वाइज करना है आपको. नेक्स्ट क्या है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. क्वालिटी पे बेस्ड, जैसे कि such as beauty, honesty, literacy, sex, religion, etc. When classification is done on the basis of a single attribute, then it is called simple classification. For example, classification of population according to gender, male or female, is a simple classification. अगर जो classification है सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करिए कि जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन. लेकिन अगर वो सिंगल एट्रीब्यूट आगे फर्दर उसमें डिवाइड हो रहा है, जैसे आपने मेल और फीमेल बता दिया, अब मेल कितने मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है, कितने एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, तो ये क्या हो गया आपके पास? टू फोल्ड और डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको. ठीक है. और अगर दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. ये मैनीफोल्ड का एग्जांपल है. जैसे पॉपुलेशन हमने बात की, उसमें क्या होंगे? मेल होंगे, फीमेल होंगे. अब मेल एजुकेटेड भी हो सकते हैं, अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं. सिमिलरली फीमेल भी एजुकेटेड हो सकती है, अनएजुकेटेड भी हो सकती हैं. अब अगेन एजुकेटेड मेल मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड. सिमिलरली इसमें आप इसको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो. मैरिड में एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड भी, इसमें भी अनमैरिड में भी हो सकता है, सेम चीज़. ठीक है. ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन थी. नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. क्वांटिटेटिव मतलब जिसको आप मेजर कर सको उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. जैसे वेट, हाइट, इनकम, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स. ये हाइट्स की बात है
कि 160 से लेके 164 सेंटीमीटर तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाई करते हैं हाइट में 122। तो ये क्या हो गई, क्वांटिटेटिव, मेजर कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपके पास, डेफिनेशन है वेरिएबल। वेरिएबल नाम ही डिराइव करते हैं, वेरिएबल कहाँ से आया, वेरी से। वेरी मतलब जो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक विच डिफर्स और चेंजेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ डिफरेंट कॉमोडिटीज इज डिफरेंट, हैंस प्राइस इज वेरिएबल। प्राइस की बात करें, प्राइस क्या होता है, जैसे अगर हम गोल्ड के प्राइस की बात करें, डेली चेंज होता है, तो इसका मतलब प्राइस कैसी क्वांटिटी है, क्या है, क्वांटिटी मीन्स मेजरेबल तो है ना, और वो क्या है, वेरिएबल, क्योंकि इसके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। अब वेरिएबल्स को आगे क्लासीफाई किया गया है दो तरीके में, डिस्क्रीट वेरिएबल और क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, अ वेरिएबल विच कैन नॉट टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन अ गिवन रेंज इज कॉल्ड डिस्क्रीट और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल। आपको समझ में आया डेफिनेशन से, कि वो वेरिएबल जो सारे पॉसिबल केसेस ना कंसीडर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस कैन टेक ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। अब ऐसा तो नहीं है आपके घर में कितने कमरे हैं, एक है, दो है, तीन है या चार, आप ऐसे तो नहीं कहोगे कि मेरे घर में 1.5 कमरा है या 2.5 कमरा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, राउंड ऑफ ही बता सकते हैं। जैसे इन अ फैमिली इफ देयर आर 2 चिल्ड्रन एंड 1 मोर चिल्ड्रन टेक्स बर्थ, टोटल नंबर चिल्ड्रन कितने हो गए, 3 हो गए ना। आप ये तो नहीं कहोगे कि ढाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, 2.5 बच्चे हैं इनके घर में, नहीं, कंप्लीट काउंट होता है वो, ठीक है। द वेरिएबल गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स आर डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज में, 80, तो इस तरीके से हो गया। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो होता है कि जो एक पर्टिकुलर रेंज में सारी वैल्यूज उठा दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ बॉयज इन अ कॉलेज कैन बी 5 feet 3 inches, 5 feet 4 inches and so on. The continuous variable may take any fractional value between the two complete numbers. जैसे ये देखो वेट इन केजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 से लेके 52 तक। अब वो वेट 50.5 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, 51.2 भी हो, ये सारे के सारे जो वेट है इसमें इंक्लूडेड है। इतने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 35, जबकि ये चीज़ डिस्क्रीट वेरिएबल में काउंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डाटा। रॉ डाटा मतलब जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, एक तो इंडिविजुअल सीरीज और ऑर्डर्ड एरे, या फिर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, एन इंडिविजुअल सीरीज और एन एरे इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ रॉ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिया हुआ है, मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स दे रखे हैं आउट ऑफ 50, ठीक है। अब आप इसको अगर अरेंज करते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। जैसे ये सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज या फिर ऑर्डरली एरे। एरे मीन्स एक जैसा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A frequency distribution is a tabular arrangement of data showing the frequency of each variable. ये क्या है, टेबुलर अरेंजमेंट है, जो क्या शो करता है, फ्रीक्वेंसी शो करता है हर एक वेरिएबल की। अब देखो क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएबल इज रिपीटेड इन अ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक डाटा ने उसको कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया, वो क्या है, frequency. For example, if the variable x takes the value 2, 2, 3, 3, 5, 5, 5, then we see that 2 is repeated 2 times, 3 is repeated 2 times and 5 is repeated 3 times. तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जितनी बार वो रिपीट किया, तो 2। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जितनी बार 3 रिपीट किया, तो वो 2। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 3। तो जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, मतलब ये 2 + 2 + 3, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी। और किससे डिनोट करते हैं हम इसको, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी आगे टाइप्स हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब जो एक रेंज में सारी पॉसिबिलिटीज़ इंक्लूड नहीं करता, उसको अनग्रुप्ड भी बोलते हैं। दूसरी क्या है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, उसकी भी आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो डिस्क्रीट
ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी और दूसरी कौन सी है, कॉन्टिन्यूस ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी।